अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज का ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है उस वीडियो सीरीज़ का जिसमें हम तहसीलदार की प्रिपरेशन के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि तहसीलदार की जो वैकेंसीज़ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज़ की गई थी, उसके सिलेबस में आपको बताया गया था कि आपके 4 पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे और उन 4 पेपर्स में से आपका पहला पेपर जो कि जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल था वो कंडक्ट कर लिया गया। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे ट्रीट किया गया और इसको क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स जो है वो फेज़ 2 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और फेज़ 2 में अब आपके कुल मिला के 3 पर्चे हैं, जिसमें सर फहरिस्त इंग्लिश एसे एंड कॉम्पोजिशन का पेपर है, दूसरे नंबर पर उर्दू एसे एंड कॉम्पोजिशन का पेपर है और तीसरे नंबर पर रेवेन्यू लॉज का पेपर है। तो रेवेन्यू लॉज के जो है वो सब्जेक्ट को आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपका टेस्ट कंडक्ट होने से पहले रेवेन्यू लॉज जो है आपको इस तरीके से पढ़ा दिया जाए, इस तरीके से प्रिपेयर करवा दिया जाए कि ये 100 नंबरों पर मुश्तमिल जो MCQs का पेपर है इसमें से आप मैक्सिमम स्कोर करें। और जिन कैंडिडेट्स का इंग्लिश एसे और कॉम्पोजिशन का सेक्शन वीक है या जिनका उर्दू एसे और कॉम्पोजिशन का सेक्शन वीक है, ये पर्चा आपको फाइनल मेरिट में इस तरीके से फैसिलिटेट करे कि आप जो है वहाँ से अगर स्कोर कम भी करते हैं तो यहाँ से आपका वो स्कोर जो है वो कंपनसेट हो जाए। तो आज के इस लेक्चर से हम रेवेन्यू लॉज को स्टार्ट करने वाले हैं। ये 100 नंबरों पर मुश्तमिल होगा आपका सब्जेक्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, MCQs पूछे जाएंगे। MCQs के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। फ़ायदे इस तरह से होते हैं कि अगर आप जो है किसी इसमें आपको डिस्क्रिप्टिवली लिखना नहीं पड़ता, तो आप अगर फॉर एग्जांपल किसी कंसेप्ट से वाकिफ़ हैं और उसके बेसिक्स को जानते हैं तो आपको स्टेटमेंट भी मिल जाती है, ऑप्शंस भी मिल जाते हैं और उसमें से सिलेक्ट करना कदरे आसान होता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि अगर आप उस चीज़ के बारे में वाकिफ़ नहीं है तो फिर आप जो है एक एजुकेटेड गेस लगाने में नाकाम होते हैं और दर हकीकत फिर जो है आपका वो सवाल गलत हो जाता है। तो आप अगर इन 3 लॉज को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं रेवेन्यू लॉज के पेपर में, दो कि ये इन तक लिमिटेड नहीं है लेकिन मैक्सिमम पोर्शन ऑलमोस्ट 90% पोर्शन आपका जो है इन तीनों कवानीन को पढ़ने के बाद कवर हो जाता है। तो अगर आप इन तीनों लॉज को पढ़ लेते हैं और रेवेन्यू लॉज की बेसिक टर्मिनोलॉजीज को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका ये पर्चा मैक्सिमम स्कोर के साथ क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 आपको देखने को मिल रहा है। अब पंजाब से मुराद ये है कि ये एक लोकल लॉ है, ठीक है, ये एक लोकल लॉ है। लोकल, स्पेशल, इस तरीके के मुख्तलिफ लॉज की कैटेगरीज होती हैं। तो लोकल लॉ से मुराद ये है कि किसी मखसूस टेरिटरी के लिए जब वो होता है, किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है तो उसको हम लोकल लॉ कहते हैं। तो अब ये लोकल लॉ है। इसी तरीके से पंजाब टेनेंसी एक्ट ये भी एक लोकल लॉ है और साथ साथ आप जो है वो तीसरे नंबर पर देख रहे हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट पूरे पाकिस्तान पर लागू है, ये हमारा जो है वो लोकल लॉ की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सबसे ज़्यादा मार्क्स की वेटेज इस जो है वो सेक्शन से होने वाली है, इस हिस्से से होने वाली है। अब पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का पर्पज़ क्या है? इसको लागू किया गया सरकार की तरफ से कि जितने भी लोग अपनी एग्रीकल्चरल लैंड ग्रो कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी मामलात हैं, उनसे रिलेटेड जो टैक्स है वो सरकार कैसे वसूल करेगी, किस तरीके से जो है वो लागू किया जाएगा और इससे रिलेटेड तमाम की तमाम चीज़ें आपका पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट आपको बताता है। ज़मीन किस तरह की होती है, कैसे जो है वो उसको तकसीम किया जाता है, ये तमाम के तमाम मामलात, या ज़मीन का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा, किस तरीके से मेंटेन होगा, कौन करेगा मेंटेन उसको, ऑफिसर्स जो होंगे जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड होंगे उनकी हियरार्की क्या होगी, वो कैसे जो है वो अपॉइंट होंगे और किस तरीके से वो काम करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट बनता है फॉर एग्जांपल रेवेन्यू के हवाले से जो आपने बेसिकली पे करना है गवर्नमेंट को, तो उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, कौन से फॉरम्स हैं, ये तमाम चीजें आपको पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 बताता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 को कवर करेंगे। अब पंजाब टेनेंसी एक्ट से मुराद ये है, यहाँ आप टेनेंसी का वर्ड जो है देख रहे हैं। टेनेंसी से पहले हम टेनेंट को समझ लेते हैं। टेनेंट बेसिकली किराएदार को कहते हैं। टेनेंट बेसिकली एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो लैंड लॉर्ड से ज़मीन लेने के बाद, एग्रीकल्चरल लैंड लेने के बाद उस पर जो है फसल उगाता है और उसके ऊपर जो है एक फिक्स्ड इनकम जो है अपने लैंडलॉर्ड को पे करता है। इन दोनों के दरमियान, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान जो मुआहदा होता है इसको हम टेनेंसी एग्रीमेंट कहते हैं। तो पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसके बारे में
और इसके बाद इनसे रिलेटेड आने वाली कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, इन दोनों के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, स्पेसिफिक टेनेंसी एग्रीमेंट के हवाले से हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और इंस्ट्रक्शंस देता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। किसी भी प्राइवेट लैंड को जब पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर किया जाता है, किसी भी प्राइवेट लैंड को जब पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर किया जाता है, तो उसको एक्वायर करने का प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए ड्यू कंपनसेशन क्या होगी और किस तरीका कार से एक एग्रीव्ड पर्सन उसको चैलेंज करेगा, ये तमाम चीज़ें आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में बताई जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मखसूस जगह है जो कोई प्राइवेट पर्सन ऑन करता है और हुकूमत या कोई भी हुकूमत की तरफ से ऑथोराइज्ड बॉडी जब ये ज़रूरी समझती है कि इस ज़मीन का किसी फलाह आमा के पर्पज़ के लिए जो है एक्वायर किया जाना ज़रूरी है, ताकि ये जिस पर्पज़ के लिए इस वक्त यूज़ हो रही है इससे बड़े पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सके और वो उसको यूज़ किया जाना ज़रूरी हो फलाह आमा के लिए, तो उस ज़मीन को एक्वायर कर लिया जाता है और एक्वायर करने के बदले एक ड्यू कॉम्पनसेशन दी जाती है। वो ड्यू कॉम्पनसेशन कैसे डिटर्मिन होगी, ड्यू कॉम्पनसेशन कौन देगा, क्या होगी, कैसे मिलेगी और उसको चैलेंज कैसे किया जाएगा, ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमें लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 बताता है। अच्छा, ये तो वो बेसिक लॉज हैं जो हर कैंडिडेट ने प्रिपेयर करने हैं। कुछ कैंडिडेट्स इसके हवाले से सिर्फ एमसीक्यूज़ पढ़ रहे होंगे, कुछ कैंडिडेट्स डिस्क्रिप्टिवली चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जब हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ाऊंगा, जहां बेयर एक्ट आप तमाम लोगों के लिए समझना कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं उसको आसान अल्फाज में और आसान लैंग्वेज में स्लाइड्स के थ्रू आपको समझाऊंगा ताकि आप बेसिक कंसेप्ट ले लें। और उसके बाद हर टॉपिक से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी ऐसा लूप होल ना बचे जहां से आपका पर्चा बनाया जा सके और आप प्रिपेयर्ड ना हो। अब इस लेक्चर से हम जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट को स्टार्ट करते हैं। आप तमाम स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जी हम लैंड रेवेन्यू एक्ट को क्यों नहीं स्टार्ट करें, तो मेरी कोशिश ये है कि जो ब्रीफ लॉज हैं सबसे पहले हम उनको पढ़ें। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट को कवर करेंगे, उसके बाद पंजाब टेनेंसी एक्ट को कवर करेंगे, फिर हम जाएंगे जी लैंड रेवेन्यू एक्ट की तरफ। अगर हम इन कवानीन में मौजूद सेक्शंस की बात करें तो लैंड रेवेन्यू एक्ट में आपको 184 सेक्शंस मिलते हैं। इसी तरीके से जब आप पंजाब टेनेंसी एक्ट की तरफ आते हैं तो आपको यहां पर 116 सेक्शंस मिलते हैं और इसी तरीके से लैंड एक्विजिशन एक्ट की तरफ आते हैं तो आपको 55 सेक्शंस मिलते हैं। तो अब यहां पर क्योंकि सबसे कम सेक्शंस लैंड एक्विजिशन एक्ट में हैं, तो सबसे आसान आप तमाम लोगों के लिए यही है कि आप लैंड एक्विजिशन एक्ट से अपनी स्टडीज को स्टार्ट करें। इस लेक्चर में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम लोग जो रेवेन्यू लॉज की प्रिपरेशन के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं और किसी एक डेडिकेटेड और सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम स्कोर इस सब्जेक्ट से कर सकें, तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करने के बाद हमारा रेवेन्यू लॉज का जो कोर्स है उसको आप एनरोल कर सकते हैं, जो स्पेसिफिकली तहसीलदार की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। इसमें सारे के सारे बेयर एक्ट के हवाले से की कंसेप्ट्स आपको दिए जाते हैं, साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि चैप्टर वाइज अरेंज्ड होते हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कम वक्त में ज्यादा अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकें। तो अब यहां पर हमारे सामने है जी लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। अच्छा, इस हवाले से सबसे जो बड़ी चीज याद करना है आपके लिए वो ये कि ये 2 फरवरी को 2 फेब 1894 को पास हुआ है। ठीक है, 2 फरवरी 1894 को ये पास किया गया है कानून साज इदारे की तरफ से और ये 1894 का पहला कानून है, एक्ट 1 ऑफ 1894। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रियम्बल दिया गया है। प्रियम्बल का मतलब ये है कि इस कानून को लागू करने का, पास करने का जो पर्पज़ है वो क्या है, ये आप यूँ समझें कि पूरे के पूरे कानून का क्रक्स है। उसके बाद आप पार्ट 1 देख रहे हैं जिसमें प्रिलिमिनरी से ऑनवर्ड फिर सेक्शंस बताए गए। सबसे पहले हम जो है प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं कि वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू अमेंड द लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड नीडेड फॉर पब्लिक पर्पसेस and for companies and for determining the amount of compensation to be made on account of such acquisition, it is hereby enacted as followed। तो वो बता रहा है कि जब भी कोई ज़मीन एक्वायर किया जाना ज़रूरी है किसी भी पब्लिक पर्पज़ के लिए और उस पब्लिक पर्पज़ के लिए एक्वायर किए जाने वाली ज़मीन को एक्वायर किए जाने का प्रोसेस और साथ साथ उसके बदले में दी जाने वाली जो अमाउंट है उसको डिटर्मिन करने के लिए, जो कंपनसेशन है उसको डिटर्मिन करने के लिए हमें जिन कवायद और ज़वाबित की ज़रूरत है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, मज़ीद उनको वजाहत करने के लिए ये कानून जो है वो इन्फोर्स हो रहा है। इस कानून को पास किए जाने का या इनेक्ट किए जाने का ये पर्पज़ है। उसके बाद पार्ट 1
प्रिलिमिनरी। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी होता है जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और उसकी कमेंसमेंट बताई जाती है, डेफिनेशन क्लॉज बताई जाती है। सबसे पहले कोई भी कानून अपना नाम बताता है, उसके बाद उसका दायरा इख्तियार बताता है और कब से वो नाफिज हो रहा है वो बताता है। क्योंकि अब ये 2 फरवरी 1994 को जो पास हो रहा है तो ये अब नाफिज कब से होगा, ये इन्फोर्स कब से होगा, लागू कब से होगा ये भी बताएगा। क्योंकि जिस दिन पास हुआ उस दिन से ये लागू नहीं हो जाएगा, पास करते हुए इस कानून को इसके लागू होने की तारीख भी बता दी जाएगी। उसके बाद ये कानून आपको बताता है, कोई भी कानून हो वो अपने प्रिलिमिनरी में आपको बताएगा डेफिनेशंस के हवाले से। डेफिनेशंस एक डिक्शनरी के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं कि इस कानून में आगे जो अल्फाज इस्तेमाल होने वाले हैं उनका मतलब आखिर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिलिमिनरी में चीज़ें पता चल जाएंगी। तो सेक्शन 1 आप तमाम लोगों के सामने है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल के बारे में देखते हैं कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड दी लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। तो इसका नाम क्या हो गया जी, इसका नाम हो गया लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। उसके बाद इसकी एक्सटेंट कहां तक है, इसकी एक्सटेंट कहां तक है, ये कहां तक जो है वो लागू होगा। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पर लागू होगा। और इसकी कमेंसमेंट क्या होगी, कमेंसमेंट के बारे में बताएगा। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1894 सॉरी। अब ये दोनों एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। पास कब हुआ, पास हुआ 2 फरवरी 1894 को। और इन्फोर्स कब हुआ, इन्फोर्स हुआ जी फर्स्ट डे ऑफ मार्च यानी कि 1 मार्च 1894 को ये इन्फोर्स हो गया। उसके बाद दूसरा जो इसका सेक्शन है वो रिपील्ड है। तीसरे सेक्शन की तरफ हम आते हैं। तीसरे सेक्शन में डेफिनेशंस बताई गई हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये डेफिनेशंस, इसका मतलब ये है कि जब भी इस पूरे एक्ट में लैंड का वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब ये है, जब भी पूरे एक्ट में पर्सन इंटरेस्टेड का वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब ये इस डेफिनेशन में दिया गया है। सो इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट टू द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, पूरे के पूरे एक्ट में अगर कॉन्टेक्स्ट कोई डिफरेंट नहीं है तो लैंड का मतलब क्या होगा। द एक्सप्रेशन लैंड इंक्लूड्स बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। इसका मतलब यह है कि यहां वो लैंड में इंक्लूड कर रहा है, शामिल कर रहा है किस चीज को, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो वो जमीन में सबसे पहले बताता है कि जब जमीन का वर्ड यूज होगा तो उसमें शामिल किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा किस चीज को, जो कि ज़मीन से बेनिफिट्स आ रहे हैं, जो बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ द लैंड हो रहे हैं वो इसमें शामिल होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या होगा ज़मीन की डेफिनेशन में शामिल, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ या परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन के साथ अटैच होंगी वो भी इसमें शामिल होंगी, या वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन के साथ अटैच हुई चीज़ों के साथ जुड़ी होंगी वो भी ज़मीन की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगी। उसके बाद द एक्सप्रेशन पर्सन इंटरेस्टेड includes all person claiming an interest in compensation to be made on account of the acquisition of the land under this act, and a person shall be deemed to be interested of the land if he is interested is an easement affecting the land। इसका मतलब यह है कि पर्सन इंटरेस्टेड से मुराद यहां पर यह है कि वो लोग जो उस जमीन के एक्वायर किए जाने के बाद उससे मिलने वाली कॉम्पनसेशन में इंटरेस्टेड होंगे। इंटरेस्टेड से मुराद उनका कोई राइट होगा, ऐसा नहीं कि वो इंटरेस्टेड हैं कि उनको दे दी जाए। इंटरेस्टेड से मुराद कि उनका कोई राइट उसमें एग्जिस्ट करता है, या कोई ऐसा शख्स है जो उस ज़मीन या उस जो है ना लैंड जो एक्वायर की गई है उसके ऊपर एक ईजमेंट का राइट रखता था और उस ईजमेंट का राइट उसका अफेक्ट हुआ है, तो वो भी पर्सन इंटरेस्टेड की डेफिनेशन में चला जाएगा। तो पर्सन इंटरेस्टेड डेफिनेशन में कौन इंक्लूड हो गया, सबसे पहले कि उस ज़मीन के एक्वायर किए जाने के बाद उससे मिलने वाला जो कॉम्पनसेशन है, अगर किसी बंदे का उसमें राइट एग्जिस्ट करता है वो इंटरेस्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा, या कोई ऐसा पर्सन जिसका ईजमेंट राइट उसके साथ अटैच था और वो एक्वायर होने के बाद अफेक्ट हुआ है तो वो भी इंटरेस्टेड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं द एक्सप्रेशन कलेक्टर मींस द कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर से मुराद जो है वो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है जो कि अपॉइंट किया जाएगा अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और एंड इंक्लूड्स, और इसमें शामिल है एनी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर स्पेशली अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और द कमिश्नर। तो कलेक्टर से मुराद ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है और अपॉइंट हुआ है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर, और उसमें शामिल होगा कोई भी ऐसा ऑफिसर जो स्पेशली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर की तरफ से अपॉइंट किया गया है। उसके बाद द एक्सप्रेशन कमिश्नर, अब यहां पर जो वर्ड कमिश्नर यूज हुआ है उसको मजीद एक्सप्लेन किया जा रहा है। मींस अ कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन,
डिवीजन का जो कमिश्नर है, यहां पर कमिश्नर से वो मुराद है अपॉइंटेड अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एंड इंक्लूड्स, उसमें शामिल है एन एडिशनल कमिश्नर। कोई भी एडिशनल कमिश्नर अगर डिविजनल लेवल पे शामिल किया जाता है तो वो भी इस कमिश्नर की डेफिनेशन में आएगा। यहां पर उसी कमिश्नर से मुराद कमिश्नर है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताता है कोर्ट की डेफिनेशन के बारे में। तो कोर्ट रेफर्स टू प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कोर्ट से मुराद है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, और इसमें शामिल है, कौन शामिल है जी? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या जजेस और सिविल जजेस जो कि अपॉइंट किए जाते हैं किसकी तरफ से? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। पर्पस क्या है कि परफॉर्म करे फंक्शन विद इन स्पेसिफिक एरिया। सिविल जजेस कैन एक्सरसाइज दिस फंक्शन ओनली विद इन देयर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन माली जुरिस्डिक्शन को कहा जाता है कि किसी भी सिविल जज को अगर एक मखसूस किस्म की माली जुरिस्डिक्शन दी गई है तो वो उसी माली जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड ही मुकदमात को सुन सकता है, और उसकी जो दायरा इख्तियार है माली लिहाज से वो उसको एक्सीड नहीं कर सकता। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं जी कंपनी के हवाले से। अब कंपनी जो है ना, यहाँ सिंपल मुराद है कि कंपनी वो से मुराद वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड मुख्तलिफ कवानीन के अंदर हो सकती है। सबसे पहले तो मौजूदा लागू कानून जिसके अंडर पाकिस्तान में कंपनीज रजिस्टर होती हैं, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। इसके अलावा अब मुख्तलिफ और कवानीन के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि ये जो कानून है ये 1894 का है, तो यहाँ जो बरसगीर पाको हिंद है उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, तो इसको एक बार रीड आउट करना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन मैक्सिमम यही कि कंपनी से मुराद वो कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं, फर्स्टली कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर, या इसके अलावा जो मुख्तलिफ यहाँ पर आपको जो है वो कवानीन दिए गए हैं उनके अंडर। ठीक है, आपने इसको एक बार जो है वो देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस से मुराद है, पब्लिक पर्पस में शामिल है, इंक्लूड है क्या चीज़? प्रोविजंस। प्रोविजंस किस चीज़ के हवाले से? विलेज साइट्स के हवाले से। और ये विलेज साइट्स कहाँ पर लोकेटेड होंगी? डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड होंगी, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर की जाएंगी नोटिफिकेशन में, जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश्ड होगा। अभी नहीं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से अगर आपके लिए कुछ एमसीक्यूज बनाए जाते हैं तो यहां पर सैंपल के तौर पे मैंने आपके साथ एमसीक्यू शेयर कर दिए। जिस तरीके से आपको पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि व्हेन डिड लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 कम इनटू फोर्स, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है 1 मार्च 1894 है। उसके बाद व्हाट डज द एक्सप्रेशन लैंड इंक्लूड्स अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894? तो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द लैंड, ये जो है लैंड की डेफिनेशन में इंक्लूडेड थी जब हमने लैंड को पढ़ा था। तो ये एक सैंपल के तौर पे 2 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं उस टॉपिक में से जो आपको मैंने पढ़ाया है। इसी तरीके से आप बेयर एक्ट को पढ़ने के बाद खुद क्वेश्चन बनाना चाहें तो आप खुद बना सकते हैं, और अपनी असिस्टेंस के लिए किसी डेडिकेटेड रिसोर्स पर रिलाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं अगेन आपको बताऊं कि ये जो रेवेन्यू लॉस का पर्चा है, अगर आप इसमें कोशिश करते हैं तो बासानी आप मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हैं, और ये स्कोर आपका कॉम्पनसेट कर सकता है इंग्लिश एसे एंड कॉम्पोजिशन और उर्दू एसे एंड कॉम्पोजिशन के पर्चे को। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। हम कोशिश करेंगे इस सीरीज को जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम आपको फैसिलिटेट कर सके। अल्लाह आपका हामी नासिर, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।